हालांकि बी उसे प्यार से पानी दे देती है क्योंकि वो चाहती है कि वो पौष्टिक पानी पिए और खुश भी रहे। इसके बाद शिरो कुछ जादुई पत्थरों का इस्तेमाल करके एक औरत पैदा करता है जिससे उससे पूरा मंत्र जोर से बोलने की झंझट छुटकारा मिलता है। वो जानता है कि इस दुनिया में जादुई पत्थर वाकई दुर्लभ है। उसके शेक्सपियर की किताब पढ़ी है लेकिन उसके लिए कोई समस्या नहीं है क्योंकि वो आसानी से जादुई पत्थर बना सकता है। वो अपने हथेली पे ऊष्मा जादू को केंद्रित करता है और एक जादुई पत्थर बनाता है जो खाना पकाने के लिए एक नियंत्रित लो पैदा करता है। आग जल रही है, शिरो मीट स्टू बनाना शुरू करता है और भी उसे देखती ही बेकाबू होकर लार टपकाने लगती है। शिरो को लगता है कि उसे स्टू पहचानना चाहिए और वो उसके लिए एक कटोरा भर देता है। वो उसे चेतावनी देता है कि वो बहुत तीखा है लेकिन भी उसे जल्दी गटक जाती है और उसकी जिप जल जाती है जो एक ड्रैगन के लिए बहुत ही दयनीय है। शिरो को स्टू पर फूंक मारनी पड़ती है क्योंकि ताकि उसे पीने लायक ठंडा बना सके और भी उसे तब तक पीती है जब तक उसका पेट भर नहीं पाती और वो थक जाती है। शिरो को बहुत ही प्यारी लगती है लेकिन फिर वो उसे पूछता है कि क्या उसने अपने पिता की याद नहीं आती है। बिल्कुल नहीं। भी तुरंत उसके पास कूदकर उसे गला लगा लेती है और बताते है कि वो उसके साथ खुश है। शिरो उसके आंकड़े देखता है और पाता है कि वो पहले से ही रैंक बी पर है और उसके पास कुछ प्रभावशाली प्रतिभा है। ये पढ़कर वो चौंक जाता है लेकिन सोचता है कि बी चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, बी अभी भी एक बच्ची और उसे मार्गदर्शन के लिए एक वयस्क की ज़रूरत है। वो उसे समझाना शुरू करता है भले वो उससे ज़्यादा ताकतवर है, उसे कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन नन्ही ड्रैगन बहुत ही नींद में और वो लेक्चर के बीच में खर्राटे लेने लगती है। उसकी नींद शिरो को लगता है कि उसे एक प्यारा साथी मिल गया लेकिन उस तरह नहीं जैसा उसने के पॉप देवता से मांगा था और सोचता है कि क्या देवता ने जानबूझकर ऐसा किया। अगली सुबह शिरो उसे चट्टान पर चढ़ता है जिससे वो कल गिरा था और जंगल में पहुंचता है। उसे आश्चर्य होता है कि जंगल बिल्कुल अलग दिखता है और वो सोचता है कि इस दुनिया में होने वाली अजीबोगरीब चीज़ों में से एक होगी। जैसे भी आसपास के इलाके में खोज शुरू कर देती, शिरो उपयोगी वस्तु की तलाश करने का फैसला लेता है और उसे कई नई जड़ी बूटियाँ मिलती है। अचानक उसे एक अजीब सी झुंझुनी महसूस होती है। अगले ही पल वो किसी चीज़ से डरा हुआ उसकी ओर उड़ता हुआ आता है। शिरो तुरंत आसपास राक्षसों की तलाश करता है और रडार पर ढेर सारे संकेत दिखाई देते हैं। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि उसे पिछले दिन कोई राक्षस नहीं मिला था और वो सोच रहा था कि क्या उसकी दुर्गंध जो राक्षसों को कल भगा रही थी वो धुल गई है। वो राक्षसों से लड़ने से पहले डरता है क्योंकि उन्हें हराने के बाद वो कुछ अच्छी सामग्री मिल सकती है। हालांकि खतरा सिर्फ जंगल में ही नहीं है और जल्दी एक सी रॉक फाल्कन भी आ जाते हैं। उसके पीछे एक राक्षस प्रकट हो जाता है। भी उसे भयानक देखने वाले जीव से डरती है लेकिन शिरो को प्राचीन ड्रैगन की तुलना में प्यारा लगता है। राक्षस का विवरण पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि उसका मांस स्वादिष्ट और राक्षस का शिकार करने के लिए उसके लिए पर्याप्त। वो पहले एक डाल बनाता है और फिर रॉक फाल्कन पर बर्फ के कांटे फेंकता है जिससे वो तुरंत नीचे गिर जाती है। शिरो खुश है कि उसने एक सामग्री मिल गई लेकिन फिर भी जंगल से आ रहे राक्षसों से इशारा करती है। वो पीछे मुड़कर देखता है और सांपों के पूंछ वाले भेड़ियों को देखता है और फैसला करता है कि उसके करीबी मुकाबला करने के लिए वो अपने शरीर को हल्का और तेज बनाने के लिए जादू करता है। इसलिए जब पहला भेड़िया उस पर हमला करता है तो वो हवा में ऊंची छलांग लगाकर उसे चमका देता है। फिर वो जादू से अपने शरीर पर बेहद कठोर बनाता है और पहले ही भेड़िए के सर पर एक लात मारता है जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाता है। दूसरे भेड़िए उस पर हमला करते हैं लेकिन शिरो उनसे कहीं ज़्यादा तेज है। वो उनके हमलों को चमका देता है और शक्तिशाली और तेज किक से उन्हें मारकर गिरा देता है। शिरो उस सभी राक्षसों के मांस इकट्ठा करता है लेकिन उसके तुरंत बाद वो राक्षस को वहां से आते हुए देखता है। जंगल अब तक वो परेशान है क्योंकि वो हमेशा लड़ता नहीं रह सकता, इसलिए भी उसकी मदद करने का फैसला करती है। वो उसे उठाकर उड़ने की कोशिश करती है और शिरो को लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। हालांकि भी अपने स्त्री का शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे ऊपर उठा लेती है। शिरो उसका वजन कम करने की मदद करने का फैसला करता है। वो खुद को हल्का करने के लिए एक जादू करता है लेकिन भी को इसकी उम्मीद नहीं थी और अचानक आसमान में ऊपर उड़ जाता है।
शिरो घबरा जाती है और उससे बताती है कि वो बहुत ऊंचा उड़ रही है और हैरान मधुमक्खी की उसे गिरा देती है। शिरो चीखने लगता है क्योंकि वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन पेड़ गद्दी का काम करते हैं और वो सुरक्षित उतर जाता है। बी उसके पीछे उड़ती है और उसका चेहरा चाटने लगती है और शिरो उससे थोड़ा चिढ़ जाता है। जैसे उड़ता है उसे पता चलता है कि वह जंगल से बाहर है, क्योंकि भी एक लड़ाकू विमान से भी तेज थी। वो उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देता है और अगली बार अपनी शक्ति थोड़ी कमजोर है, लेकिन बिन उन जटिल शब्दों से समझ नहीं पाती और उसे कसकर गले लगा लेती है, जिससे उसकी 2 पसलियां टूट जाती है। इसके बाद वे गांव की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं और शुरू अपने बैग में मिली एक शाखा को इधर उधर लेने लगता है। वो बी को बताता है कि ये उसके पौराणिक वृक्ष वस्त्र की शाखा है, जिससे बारे में कहा जाता है कि वो स्वयं विश्व का प्रतीक है, लेकिन वो अभी भी सो रही है। खैर, बी जानती है कि सोई हुई शाखा को कैसे जगाया जाए और वो बदबूदार गैस का एक बादल छोड़ती है जो उस छोटी शाखा को एक छड़ी में बदल देती है। शिरो ये देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि क्या उसके जैसा संग्राहक छड़ी का उपयोग भी कर सकते हैं। वो नहीं चाहता कि लोग उसे एक सामान्य जादूगर समझे कुछ और, लेकिन एक तेज दाढ़ सुनकर उसके विचार भंग हो जाते हैं। शिरो तुरंत सतर्क हो जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह दाढ़ की दशा में उड़ जाते हैं, जिससे उसकी चिंता होने लगती है। शिरो उसके पीछा करता है और उसे एक पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पाती है। जैसे वो पेड़ के पास पहुंचता है उसे एक फटी पुरानी थकी हुई एल्फ मिलती है और वो उससे पूछता है कि क्या उस पर राक्षस ने हमला किया था। एल्फ मना कर देती है और अचानक उसके पेट से वही तेज दौड़ने की आवाज निकलती है, जिससे शिरो घबरा गई थी। एल्फ महिला से उसे बताती है कि उसने ऐसा नहीं किया है, 3 दिनों के मैं कुछ भी नहीं खाया है और शिरो को यकीन नहीं हो रहा है कि भयानक दाढ़ असल में उसके पेट से आ रही है। वो पानी मांगती है और वो तुरंत उसे अपनी बोतल थमा देता है, जिसे वो एक ही बार में खाली कर देती है। पानी पीने से उसे अच्छा लगता है, लेकिन उसकी भूख नहीं मरती और वो शिरो से अपने साथ लाए हुए लंच बॉक्स को ढूंढने लगता है। वो लंच बॉक्स उस लड़की को देता है जो उससे बड़े चाव से खा जाती है। फिर खुशी से फूली नहीं समाती, कहती है कि खाना इतना स्वादिष्ट है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग जा रही है। शिरो हैरान है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एल्फ इतने सभ्य व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन वो उसे बताता है कि खाना अच्छा लग रहा है क्योंकि वो 3 दिनों से भूखी है। फिर वो उससे पूछता है कि उसने खाना इतनी जल्दी कैसे ख़त्म कर दिया जबकि उसके घर से कुछ दूरी पर है। वो इस सवाल से असहज हो जाती है और फिर शिरो से उसे कहती है, शिरो उसे चिढ़ाने लगता है कि नो सीखिए भी, जिन्हें कुछ भी नहीं आता यात्रा पर अपने साथ लंच बॉक्स रखते हैं। एल्फ गुस्सा हो जाता है और उससे झगड़ने की करीब पहुंच जाती है उसे, लेकिन शिरो तुरंत पीछे हट जाता है क्योंकि उसे बदबू आ रही थी। ओसीडी के ग्रस्त यह नस्लवादी कहता है कि उसे लगता है कि एक एल्फ पुदीने और स्ट्रॉबेरी जैसी सुगंध लेते होंगे, लेकिन वो ताजी खाद जैसी गंध होती है। एल्फ उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो खुद को साफ नहीं कर पाई क्योंकि उसे कई दिनों तक बाहर डेरा डालना पड़ता था। इसके बाद वो जल्दी से जाने के लिए तैयार हो जाती है। खाने के लिए शिरो को शुक्रिया अदा करती है, लेकिन उसे बताती कि किसी ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाना समलैंगिकता है जिससे वो अभी मिले। वो ये कहकर भाग जाती है और शिरो अपनी पहली मुलाकात के बाद निराश हो जाता है एक एल्फ के साथ। खैर, वो वापस सामान इकट्ठा करने लगता है और फिर जंगल से बाहर निकल जाता है। बी को 1 मील से भी ज़्यादा दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखती है और शिरो उससे बहुत प्रभावित होता है। जल्दी काफ़ी सारी पास आ जाती है और शिरो एक गेंडे को उसे खींचते हुए देखकर चौंक जाता है। गाड़ी चल रही है। व्यापारी भी उसे देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। शिरो उसे बोलता है कि वो पैदल ट्रॉमी गाँव जा रहा है और व्यापारी का परिवार गाड़ी से बाहर जाकर देखता है। जो बाहर है वो आदमी शिरो के डंडे को देखता है और पूछता है कि क्या वो कोई जादूगर है कुछ और है, और वो घबरा कर जवाब देता है कि वो तो बस एक संग्रहकर्ता है। वो ये बात ज़्यादा प्रभावशाली है क्योंकि संग्रह करने वाले विशेषज्ञ इस दुनिया में काफ़ी कम मिलते हैं। फिर वो आदमी की शिरो को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करता है क्योंकि वे भी टॉर्मी गाँव जा रहे हैं। वो उसे पूछता है कि क्या उसने जैसे लंबे और भारी भरकम व्यक्ति के लिए गाड़ी चलाना ठीक रहेगा, लेकिन वो उस आदमी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। शिरो उसकी बात मान लेता है और गाड़ी में बैठ जाता है और उससे पता चलता है कि बच्चों से वो बहुत लंबा है, इसलिए उसके
वो उसका मजाक उड़ाने लगते। शिरो परिवार को उससे लिफ्ट देने के लिए धन्यवाद देता है और उसे बताता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। उसके पति बहुत दोस्ताना थे और शिरो को लगता है कि वो अपने भले के लिए बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा है। वो उनसे पूछता है कि अगर वो डाकू होता तो वे क्या करते। फिर बच्चों को डराने की कोशिश करता है लेकिन लड़का उसे बताता है कि वो डाकू नहीं हो सकता क्योंकि घंटी नहीं बजी। शिरो को समझ नहीं आता इसलिए महिला उसे दिखाती उसे एक जादुई क्रिस्टल वाली घंटी दे जाती है। किसी बुरे व्यक्ति के आसपास होने पर बचती है। शिरो इस विचार से प्रभावित होता है और सोचता है कि वो खुद भी एक जादुई क्रिस्टल बना सकता है। उसे अचानक याद आता है कि उसने अपना परिचय नहीं दिया इसलिए वो परिवार को अपने बारे में बताता है और वे भी अपना परिचय देते हैं। गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति का नाम पलूम है, उसकी पत्नी का नाम एलिजा है और उनके बच्चों के नाम यूनान और केन है। जब वे एक दूसरे को नमस्कार कर रहे होते तो भी अचानक आवाज़ें निकलने लगती और बच्चे नोटिस करते कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। शिरो के पीठ पर देखते हैं के लिए उत्सुक है कि उसने अपने कोट के नीचे क्या छिपाया और शिरो घबरा कर उसे बताता है कि एक दुर्बल राक्षस है इसलिए वो उसे देखकर चौंक सकते हैं। एलिजा उसे बताती कि ये कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि साहसी लोगों के साथ आमतौर पर राक्षस होते हैं। इस कथन से शिरो को भी बी को बाहर जाने का आत्मविश्वास मिलता है लेकिन उसे किसी को काटने से रोकने की चेतावनी देता है। बच्चे बी की प्यारी यादों पर मोहित हो जाते हैं लेकिन माता पिता हैरान रहते हैं क्योंकि ड्रैगन काफ़ी दुर्बल राक्षस होते हैं। पालम शिरो से पूछता है कि क्या वो ड्रैगन नाइट की कि उसके पास एक पालतू ड्रैगन है और वो बताता है कि सहयोग से उसे एक ड्रैगन का अंडा मिला और उसे सहते हुए निकाला। लेकिन ये पालम और एलिजा के लिए और भी चौंकने वाला है। वो कहते हैं कि ड्रैगन नाइट्स को देखना वाकई मुश्किल और ड्रैगन और भी दुर्बल है। शिरो अब ड्रैगन नाइट्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाता है और पिछले जन्म में देखे गए एनिमे का आधार पर उसे लगता है कि ये वाकई बहुत खतरनाक होंगे। जल्दी रात हो जाती है और परिवार डेरा डालने का फैसला लेता है। शिरो रोशनी पैदा करते हुए फिर कैंप साइट के चारों ओर जादुई पत्थर रखता है। एक औरत पैदा करने के लिए वो सभी को बताता है कि जादुई पत्थर राक्षसों को दूर रखने के लिए अगर कुछ हुआ तो भी उन्हें सचेत कर देगी। लेकिन परिवार शिरो और जादुई पत्थरों के बजाय भी पूरा भरोसा करती है और वो लोकी को निराश करते हैं। और उसके बाद एलिजा रात का खाना बनाने के लिए तैयार होती है लेकिन शिरो उसे खाना देने के लिए कहता है। वो अपने जादुई बैग से खाना पकाने के बर्तन सामग्री निकालता है जो परिवार के लिए आश्चर्य है। फिर वो आज मिली सामग्री से खाना बनाता है और सभी आश्चर्यचकित होकर खाते हैं। स्वाद पलूम रोने भी लगता है क्योंकि सफ़र में हर दिन सूखा मांस खाकर वो बोर हो गया था। वो कहता है कि शिरो वाकई एक जादूगर है, वो स्वाद का जादूगर है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और फिर सोने से पहले नाचते गाते हैं। शिरो जो धरती पर अकेला खाना खाता था उसके लिए एक नया अनुभव। उसे लगता है कि खाते समय किसी का साथ होना वाकई बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये पर एक वीडियो ख़त्म नहीं होता। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।